नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, स्पेशली यदि आप भूगोल से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली ये आपके लिए और भी बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 8 है। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत का कौन सा प्रदेश रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में 10 प्रश्न होंगे कुल, और आप हर प्रश्न का उत्तर पहले देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारे आंसर्स को आप देखेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। भारत का छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसे हम लोग रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में ये रूर क्षेत्र है कहाँ। ठीक है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। अब इस मानचित्र में आपको एक जगह दिखाई दे रहा होगा, छोटा नागपुर का पठार। अब ये छोटा नागपुर का पठार का अगर आप विस्तार देखेंगे तो इसका जो अधिकांश भाग है वो झारखंड में है। कुछ पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में भी आता है, उड़ीसा में भी आता है, वेस्ट बंगाल में भी आता है और कुछ पार्ट इसका बिहार में भी आता है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और बिहार में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो छोटा नागपुर पठार है ये मुख्य रूप से खनिजों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र में खनिज की प्रचुरता बहुत ही अधिक है, जिसके कारण इस क्षेत्र को रूर क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि जो रूर क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है ये जर्मनी का जो राइन वैली है, राइन नदी का क्षेत्र है, वहाँ से लिया गया है। तो झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है इस क्षेत्र में खनिज की प्रचुरता के कारण इसे भी रूर क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका छोटा नागपुर पठार है। यदि प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि भारत का रूर नदी कौन है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दामोदर रिवर। क्योंकि दामोदर नदी ये झारखंड से होकर प्रवाहित होती है, तो भारत का रूर नदी के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का दूसरा प्रश्न। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ सबसे ऊंची पहाड़ी पूछा है, चोटी नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैरियट। ठीक है, अगर बात करें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अगर उसमें पूछे कि सबसे ऊंची चोटी, तब तो सैडल पीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी। यहाँ केवल अंडमान पूछा है, निकोबार नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका माउंट हैरियट हो जाएगा। आइए देखते हैं माउंट हैरियट की लोकेशन कहाँ है। तो ये देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा अपना प्यारा भारत, और इसमें आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब यहाँ आपको अंडमान में एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट हैरियट, जो कि ये दक्षिण अंडमान में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण अंडमान में, और जिसका हाइट है 365 मीटर। ज़्यादा हाइट नहीं है, एक पहाड़ी है, पर्वत नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अंडमान का सबसे ऊंची चोटी अगर पहाड़ी पूछे तो फिर माउंट हैरियट, अगर सैडल पीक ऑप्शन में ना रहे तो। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में सैडल पीक कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए माउंट हैरियट हो जाएगा। माउंट हैरियट एक नेशनल पार्क भी है, आपको बता दें, अंडमान में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, केरल की सबसे लंबी नदी है।
अब केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार। पेरियार नदी जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है। तो आइए देखते हैं इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेट होकर कहाँ ये अपना जल को विसर्जित करती है। तो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली केरल का क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बगल में ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट है जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है, इस क्षेत्र में एक शिवागिरी नाम की पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी से पेरियार नदी ओरिजिनेट होती है, निकलती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरियार नदी का उद्गम स्थल केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, और वो भी पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट का एक पहाड़ी है जिसका नाम है शिवागिरी, वहाँ से होती है, ठीक है। और इस पेरियार रिवर की अगर आप लेंथ की बात करें तो इस नदी की लेंथ जो है वो 244 किलोमीटर है, 244 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो केरल में अगर विद्युत का जो सप्लाई होता है, बिजली की जो सप्लाई होती है, वो इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है इडुक्की बांध। और इसी इडुक्की बांध से जो बिजली सप्लाई होती है उससे केरल में विद्युत आपूर्ति की जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी फैली है। अब जो गारो खासी जयंतिया है ये किस क्षेत्र में या किस राज्य में फैली हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में, ठीक है। चलते देखते हैं इसे भी हम मानचित्र के माध्यम से। तो आई होप कि यहाँ आपको नॉर्थ ईस्ट मीन्स जो सेवन सिस्टर है उसका आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अब आपको यहाँ एक मेघालय दिखाई दे रहा होगा, और इसी मेघालय में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, आई होप कि आपको विजिबल होगा, गारो खासी और जयंतिया एक पहाड़ी है, एक मतलब पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो दुनिया की जो सबसे अधिक वर्षा का स्थान है, मतलब सबसे अधिक अगर वर्षा की बात करें तो इसी क्षेत्र में होता है, मेघालय में। आपको याद होगा माउसिन राम जो मेघालय में है, इससे पहले कौन सा था? चेरापूंजी, ठीक है। अगर इस स्थान की वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है। आप सोच सकते हैं, कहीं 200-250 मिलीमीटर बारिश होती है तो बाढ़ सा सिचुएशंस हो जाता है ना। तो यहाँ 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है, मीन्स हर दिन यहाँ पे बारिश होती है। लोग बिना छाता के तो यहाँ निकलते ही नहीं है घर से, ठीक है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेघालय का जो स्थिति है वो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित बैलाडीला संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉ एस्क से। जो छत्तीसगढ़ का एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक जगह है बैलाडीला, और ये बैलाडीला जो क्षेत्र है ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और इस पहाड़ी क्षेत्र में आयरन ओर, लौह अयस्क खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ जो लौह अयस्क का उत्पादन जो होता है, जो खनन होता है, इस लौह अयस्क का भारत में बहुत कम उपयोग होता है, जबकि इसे जापान को निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। जापान को निर्यात कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ का जो लौह अयस्क है इसका जो क्वालिटी है वो मतलब उतना अच्छा नहीं है, और ये लेकिन यहाँ जो इसका भंडार है वो प्रचुर मात्रा में है, तो इसलिए इसको जापान को निर्यात कर दिया जाता है, इस लौह अयस्क को, ठीक है। अब इसी छत्तीसगढ़ के बस्तर के आसपास ही एक और क्षेत्र है लौह अयस्क से संबंधित जिसका नाम है डल्ली राजहरा। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ बैलाडीला पूछ दिया है तो कभी पूछ सकता है डल्ली राजहरा,
तो आपको वो भी ध्यान रखना है। बैलाडीला और जो डल्ली राजहरा है, ये दोनों छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला से संबंधित है, जो कि आयरन ओर से रिलेटेड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सह्याद्री श्रेणी। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी घाट का विस्तार है। अब इसी पश्चिमी घाट को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे सह्याद्री। जैसे नहीं होता है एक ही आदमी को घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है, स्कूल कॉलेज में किसी और नाम से, तो सेम सिचुएशंस वेस्टर्न घाट का भी है। इसे सह्याद्री नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो ये वेस्टर्न घाट है पूरा, इसे एक 16 डिग्री नाम की चैनल दो बराबर भागों में, लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, 16 डिग्री चैनल। प्रश्न ये भी बन सकता है कि पश्चिमी घाट को दो भागों में कौन सा चैनल डिवाइड करती है? तो वो हो जाएगा 16 डिग्री चैनल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यही 16 डिग्री जो चैनल है, 16 डिग्री जो चैनल है, ये वेस्टर्न घाट को या सह्याद्री को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में डिवाइड करता है, बांटता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किसके कारण से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से ही भारत में शीतकाल में, वो भी उत्तर पश्चिम, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट का, ये हो गया वेस्ट का, फिर नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो यहाँ पूछा उत्तर पश्चिम, मतलब इस तरफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो क्षेत्र में बारिश होती है वो भी शीतकाल में। ठीक है, तो ये जो बारिश होती है ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है। हम इस मतलब टॉपिक को एक अलग से सेपरेट लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे, वेस्टर्न डिस्टरबेंस को। इसलिए अभी हम यहाँ इसे डिटेल से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कयाल का अर्थ है, क्या है कयाल का अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के लैगून। तो क्या होता है लैगून? चलिए उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, एक पिक्चर, और इस पिक्चर में कुछ लैंड लैंड सरफेस और इसके बीच में एक वाटर बॉडी दिखाई दे रहा होगा, जल राशि। ठीक है, छोटा सा। तो जो कयाल होता है ये होता एक, यूँ कह सकते हैं कि एक झील होता है। ठीक है, जिसका निर्माण या तो प्रवाल भित्ति द्वारा हो सकता है, या तो फिर नदी के जो प्रवाह में या नदी के बहाव के साथ जो गाद बहकर आता है उससे होता है, या हो सकता है कि इसका निर्माण समुद्र के द्वारा जो निक्षेपित रेत होते हैं उसके माध्यम से हो सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भाग लैंड नहीं रहता, तब क्या होता? ये तो जो समुद्र का वाटर है, जल है, वो इस क्षेत्र में आसानी से आता जाता है ना। तो क्या होता है, जब जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र में जब कटा फटा भाग, ठीक है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो उस क्षेत्र में होता क्या है कि मान लीजिए इस भाग में यहाँ प्रवाल का उत्पत्ति होना शुरू हो गया, प्रवाल के लिए यहाँ आदर्श स्थिति मिल गई, तो प्रवाल भित्ति यहाँ बन जाएगी। और अगर ये प्रवाल बनती गई तो ये लैंड मास से ये कनेक्ट हो जाता है।
अब इतना भी ज़्यादा इसका एरिया चौड़ा नहीं होता है, छिछला होता है, पतला होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है वो लहर के माध्यम से इसमें प्रवेश करता है, ठीक है। और जो पानी अधिक हो जाता है फिर समुद्र में आ जाता है। तो जो कयाल हैं इसी प्रकार के जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर निर्मित या तो प्रवाल से या तो फिर नदी द्वारा या तो समुद्र के लाए हुए निक्षेप से इस प्रकार के कयाल या झील बनते हैं। और इस प्रकार के जो निर्मित झील होते हैं उसी को हम लोग कयाल कहते हैं केरल में, ठीक है। यदि आप भारत के तटीय राज्यों को देखेंगे तो आपको इस प्रकार की जो कयाल है, लैगून है या झील है वो आपको बहुत जगह मिल जाएगा देखने को, ठीक है। जैसे अगर आप उड़ीसा में, आपको याद होगा बहुत ही फेमस एक चिल्का लेक है, चिल्का झील है, वो भी एक प्रकार का कयाल है, लगून है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू नामक झील है, वो भी एक प्रकार का कयाल है यानी लगून है, ठीक है। तो आपको भारत में बहुत सारे तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न, ठीक है। भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, कौन सी नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी जो है वो क्या है? भ्रंश से होकर बहने वाली नदी है। देखिए, आई होप कि आपको एक पिक्चर नर्मदा नदी की दिखाई दे रहा होगा। अब ये भ्रंश घाटी होती क्या है, तो आइए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक ये लैंड मास है यानी कि धरातल है, ठीक है। अब इसमें टेक्टोनिक हलचल के कारण, विवर्तनिक हलचल के कारण इसमें टेंशन उत्पन्न हो जाता है। टेंशन बोले तो तनाव। अब जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। क्या? क्रैक। अब जब क्रैक पड़ते हैं तो एक तो इधर मूव कर रहा है और एक इसके अपोजिट साइड में इधर मूव कर रहा है। अब दोनों के बीच जब क्रैक पड़ेगा तो ये बीच वाला भाग जब ये इधर मूव करने लगे, ये इधर मूव, तो बीच वाला क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर आप देखिएगा तो सेम ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा। कभी ये जो था वो नीचे सबडक्ट हो जाता है, धंस जाता है, और जिसके कारण क्या होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाते हैं। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि आपको एक इमेज या मैप के मतलब एनिमेशन के माध्यम से दिखाएं। आई होप कि यहाँ आपको एक लैंड मास दिखाई दे रहा होगा। अब इस लैंड मास में क्या हुआ कि इसके बीच एक टेंशन पैदा हो गया, ठीक है, इधर और एक इधर, इसमें तनाव उत्पन्न हो गया। अब बीच का जो भाग है वो क्या होगा? ये जब इधर खिसक जाएगा और इसके अपोजिट साइड में खिसक जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप आराम से, ये हुआ। अब बीच का हिस्सा जो है वो क्या हो गया? खिसक गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो भाग, ठीक है, ये जो भाग है ये विपरीत दिशा में और इसके विपरीत दिशा में ये भाग मूव करने लगा। तो बीच का जो भाग है वो सबडक्ट कर गया और यही एक वैली का फॉर्मेशन कर देती है। और जब अगर सपोज यहाँ बारिश होने लगे, ठीक है, यहाँ बारिश होने लगे तो ये बारिश का पानी क्या होगा? इसी में जो सबडक्ट हुआ है इसी में होकर ये बहने लगेगी। तो नर्मदा नदी का जो फॉर्मेशन है वो एक रिफ्ट वैली है, ठीक है, मतलब भ्रंश घाटी है। आई होप कि आपको रिफ्ट वैली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अंतिम प्रश्न रहा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, ठीक है, किसकी? पूर्ववर्ती नदी का, अनुवर्ती नदी का, परवर्ती नदी का या अध्यारोपित नदी का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती नदी। जहाँ हिमालय की बात आई इसमें सारी नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये पूर्ववर्ती नदी होती क्या है ये तो बताओ। तो पूर्ववर्ती नदी जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले से, ठीक है। और अगर आप बात करें जैसे एक ये लैंड सरफेस है, अब इसमें से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, अचानक से क्या हुआ कि टेक्टोनिक हलचल के कारण
ये जो लैंड था इसमें अपलिफ्टमेंट हो जाता है, उत्थान हो जाता है और एक पहाड़ का निर्माण हो जाता है। अब क्या, यहाँ जो नदी प्रवाहित हो रही थी वो अपना मार्ग चेंज किए बिना, अपना मार्ग मतलब जो रास्ता है उसको बदले बिना इस पहाड़ को काट कर, काटते छाँटते उसी मार्ग से प्रवाहित होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। मतलब ये जो पहाड़ या पर्वत जो भी है, इसके उत्थान से पहले ये नदियाँ बह रही थी और इसके उत्थान के बाद भी अपने मार्ग को परिवर्तित किए बिना इसी मार्ग से बह रही। तो ऐसी नदियाँ को हम लोग पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे आप सिंधु को देखिए, ब्रह्मपुत्र को देखिए, सतलज को देखिए, सारी नदियाँ पूर्ववर्ती नदी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन को ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।